हाँ जी। तो अपन पदार्थ विज्ञान की बात करेंगे, और पदार्थ विज्ञान में भी अगर विशेषता देखें तो अपन पदार्थ विज्ञान परिचय अपन देखेंगे, है ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि पदार्थ विज्ञान में जो है वो अपने पढ़ना क्या होता है और किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पदार्थ विज्ञान समझना जरूरी है ना। चलिएगा। तो जो पदार्थ विज्ञान में वही है जो मॉडर्न में जो मैटर जो होता है ना, जिसको पदार्थ बोला जाता है ना, मैटर जो अपन पढ़ के आते हैं उसी को पदार्थ बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेद के पदार्थ में क्या डिफरेंस है ना, जो आधुनिक मत है उसके। तो सबसे पहले अपन जो डिफरेंस है उसकी बात करते हैं कि आधुनिक तथा आयुर्वेद ये पदार्थ विज्ञान में साम्य और असाम्य, क्या तो इसमें सिमिलरिटीज है और क्या इसमें डिफरेंसेस है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं इधर आधुनिक पदार्थ विज्ञान की, और इधर अपन बात करेंगे आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान की। ठीक है, देखिएगा। तो पहली लाइन क्या है कि पदार्थ शब्द अंग्रेजी के मेटर शब्द के लिए तथा पदार्थ विज्ञान भौतिकी या भौतिक शास्त्र फिजिक्स के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इनमें जो पदार्थ विज्ञान की जो बात होती है अपन मॉडर्न में बात करते हैं, तो उसमें बोलते हैं जो अपन फिजिक्स में जो कार्यक्रम पढ़ते हैं ना, उसको पदार्थ विज्ञान बोला गया है। ठीक है, आयुर्वेद में देखिए क्या है कि पदार्थ शब्द का मुख्य रूप से मूल सत्ता का वाचक है। ठीक है, पदार्थ शब्द क्या है, मुख्य रूप से मूल सत्ता का वाचक है। उसके अनुसार इस संसार में जो कुछ भी अस्तित्व में है ना, जो कुछ भी है जिसे जाना जा सकता हो। ठीक है, तो अस्तित्व, ज्ञेयत्व और जिसको नाम दिया जा सकता हो, अभिधेयत्व, तीन प्रॉपर्टीज होती है पदार्थ की। अपन आगे बात करेंगे कि जिसका अस्तित्व हो, जिसको जाना जा सके, ज्ञेयत्व, और जिसका नाम दिया जा सके, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। ठीक है, कौन कह रहा है ये अपना आयुर्वेद बोल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, पदार्थ के आगे बात करते हैं अपन कि इधर बात करें मॉडर्न में, तो इसका अध्ययन जड़त्व तथा ऊर्जा, मेटर एंड एनर्जी तक ही सीमित है। तो इसमें एक तो क्या पढ़ते हैं अपन, मेटर के बारे में पढ़ लेते हैं, और एक अपन ऊर्जा पढ़ते हैं। ठीक है, एनर्जी, है ना, अपन पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी फिजिक्स में जो भी कार्यक्रम देखते हैं। इधर देखिए क्या कह रहा है, जड़ तथा चेतन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। चेतन देखिएगा, अपन यहाँ पे पदार्थ विज्ञान में मैं थोड़ा सा बताऊं कि मन के बारे में भी, मन को भी अपन पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे अपन कह रहे हैं कि चेतना, मन, आत्मा आदि आध्यात्मिक विषय पर कोई चर्चा नहीं होती है ना। चेतना वगैरह को थोड़ी ना अपन फिजिक्स में देखते हैं, है ना, तो वो इन पे बात नहीं होती है। इधर जो है किस पे बात होती है, मैंने अभी कहा कि चेतना पर बात होती है, मन पर, आत्मा आदि आध्यात्मिक विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। आप बहुत एक्सप्लेन में अपन मन के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, आत्मा के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, है ना। तो ये इसमें आध्यात्मिक विषय पर भी विशेषता बातें बताई गई हैं। आगे है कि इसका दृष्टिकोण भौतिकवादी है तथा इसका अध्ययन मानव के भौतिक कल्याण तक ही सीमित है ना। तो ये तो भौतिक, है ना, जो फिजिक्स बोलते हैं ना, तो फिजिकल वर्ल्ड की बात यहाँ पे की जा रही है ना। इधर जो बात करें कि मानव के भौतिक तो बात है ही है, तथा आध्यात्मिक, यह लौकिक तथा पारलौकिक, चारों शब्द याद रखने हैं। भौतिक इधर वाली तो सिर्फ भौतिकवादी है ना, और भौतिक कल्याण तक ही सीमित है। इधर क्या कर रहा है, भौतिक भी है, और अपन चेतना, मन और आत्मा की बात करते हैं तो आध्यात्मिक भी है, यह लौकिक मतलब इस लोक की बात करें, पारलौकिक परलोक की बात करें, तो इन चारों चीजों के लिए दोनों ही पक्षों के उत्थान को ध्यान में रखती है। ठीक है, भौतिक, आध्यात्मिक और यह लौकिक और पारलौकिक। ठीक है, इसके बाद में आता है भौतिकी की विधियां विज्ञान सम्मत है। ठीक है, तो ये जो भौतिक, जो फिजिक्स पढ़ते हैं किस पे भाई, साइंस पे कोरिलेशन में आती है, साइंस के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। और आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान की विधियां दर्शन सम्मत है। तो हालांकि आप जैसे बुक्स में देखते हो जनरली, पहले अपन दर्शनों की, षड दर्शन विशेषता अपन बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी अपने को जरूरत है, क्योंकि नए विद्यार्थी हैं, लगभग ही पदार्थ विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी जनरली नए होते हैं। क्योंकि एक बार जब आप पदार्थ विज्ञान के गो थ्रू हो जाओगे, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि इसमें ज्यादातर जो श्लोक है अपने को कहाँ से मिलेंगे, चरक संहिता से मिलेंगे, शारीर स्थान के श्लोक मिल जाएंगे, थोड़े बहुत आपको वैशेषिक दर्शन के श्लोक मिलेंगे, तो अपने को फिर दोबारा यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो नए विद्यार्थी, इसलिए हम पहले पदार्थ विज्ञान होती क्या चीज है उसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं, और उसके बाद अपन आगे जब चलेंगे, है ना, दर्शन भी पढ़ेंगे। देखिए, अब दोनों में अपन ने कहा कि भाई डिफरेंसेस ये हैं।
ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस है। इसके बाद कह रहा है भाई दोनों में साम्य क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, तो कह रहा है भाई दोनों का जो मूल उद्देश्य है वो एक ही है। दोनों ही मूल तत्वों के माध्यम में विश्व की व्याख्या का प्रयास करते हैं, कि जितने भी जो पदार्थ है अपने आसपास में उनके बारे में है ना, उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया गया है कि संसार चीज क्या है। तो आयुर्वेद में क्या हो रहा है, आयुर्वेद में थोड़ा और डीपली पढ़ा जा रहा है, और फिजिक्स में, भौतिकी में क्या हो रहा है, सिर्फ भौतिक पदार्थों पर ही बातें की जा रही है। ठीक है, लेकिन इनका दोनों का यही है कि जितनी भी आसपास अपने जो मैटर है ना, उस पर थोड़ी चर्चा की जाए। अब देखिएगा, तो ये तो अपन ने थोड़ी सी बात कर ली आयुर्वेद पर, आधुनिक पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान के बीच में। अब बात करते हैं, अपन को तो आयुर्वेद वाली पढ़नी है, तो सबसे पहले आता है कि भाई पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति, वही उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि पदार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पद और अर्थ। ठीक है, तो क्या कहा भाई, पद का अर्थ बताने वाले को क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। कि पद शब्द को भाषा में एक सार्थक शब्द या अक्षर को कहते हैं, और अर्थ का तात्पर्य पदों से इंगित होने वाली वस्तुओं या इंद्रियों के विषय से है। तो क्या कर रहे हैं, बस आपको एक लाइन याद रखनी है ना, उत्पत्ति में या फिर व्युत्पत्ति में, कि पदस्य अर्थ है पदार्थ है, कि पद के अर्थ को ही क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, अपन ने बात भी की थी कि पदार्थ के लक्षण क्या है। तो पदार्थ के लक्षण क्या है, किसको अपन पदार्थ कहते हैं। देखिए कि वैशेषिक दर्शन, दर्शन अपन देखेंगे अभी, ध्यान रखें, एक मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूं कि दो दर्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो न्याय दर्शन और एक वैशेषिक दर्शन। ठीक है, विशेषता अगर कोई पूछे तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये दोनों आपके आते ही रहेंगे। जैसे आप चरक संहिता में जाओगे तो भी ये अपन इनकी बातें करते रहेंगे, है ना। बाकी जब दर्शन पढ़ेंगे तो एक दो और भी हैं, क्योंकि अपने को क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं ना अभी। तो दर्शन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें से थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन अगर आप आयुर्वेद के रेस्पेक्ट में देखो तो दो दर्शन इंपॉर्टेंट है, एक तो न्याय दर्शन और एक वैशेषिक दर्शन। ठीक है, चलिएगा कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ने पदार्थ के तीन लक्षण माने हैं भाई। कौन कौन से, मैंने अभी कहा था पदार्थ क्या है भाई, जिसका एग्जिस्टेंस हो, है ना, है ना, जिसका अस्तित्व हो। ज्ञेयत्व, जिसको जाना जा सके, नोवेबिलिटी, है ना, जिसको जाना जा सके। और अभिधेयत्व, नेमेबिलिटी, जिसका नाम दिया जा सके। ठीक है, तो ये तीन लक्षण जो है ये याद कर लेने विशेषता है। आगे देखिएगा, सबसे पहले अब एक एक की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। क्या कह रहा है कि पदार्थ की सबसे पहली विशेषता है उसका अस्तित्व होना, उसकी सत्ता होना, उसके होने का भाव होना, है ना। आपके आसपास कोई चीज पड़ी है, वो है, ये होना चाहिए। ठीक है, जो होगा उसी के संबंध में कुछ कहा जा सकता है, मतलब जो वास्तव में हो उसी के लिए कुछ कहा जा सकता है, जो है ही नहीं उसको जानने का या उसकी चर्चा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो अस्तित्व का मतलब यही है कि जो चीज हो, एग्जिस्ट करे। दूसरा है ज्ञेयत्व, नोवेबिलिटी। दूसरा है कि यह पदार्थ की दूसरी विशेषता है। ठीक है, जाना है ना जिसको, तो ज्ञेय मतलब होता है, उसे कहते हैं जिसे जाना जा सके। ठीक है, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके। पदार्थ को ऐसा होना चाहिए जिसे जाना जा सके या फिर जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो इसमें देखिए इसके लिए लाइन लिखी है, परिमिति विषया पदार्था, कि जिसकी परिमिति यानी यथार्थ ज्ञान का विषय हो, परिमिति यानी यथार्थ ज्ञान का विषय हो, प्रमाण का विषय हो, उसी को ही पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो अगर याद रहे तो, अन्यथा जरूरत नहीं है, आप गेट नोबिलिटी आप याद रख सकते हो। अगला है अभिदेयत्व, नेमेबिलिटी, जिसका नाम दिया जा सके। पदार्थ की तीसरी विशेषता है, पदार्थ को ऐसा होना चाहिए जिसे कोई संज्ञा या नाम प्रदान किया जा सके। तो इसके लिए कहा है अभिदेहत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम, कि पदार्थ का सामान्य लक्षण क्या है, अभिधेय, है ना। तो क्या है, नाम को धारण करना, उसको क्या बोलते हैं, अभिधेय बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने तीन चीजें देख ली, अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व, ये पदार्थ के तीन लक्षण है। ठीक है, पता होना चाहिए, याद रहने चाहिए। इसके बाद देखिए अगला आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, कहा है कि पदार्थों का विभाजन एवं संख्या, कि पदार्थों का कैसे विभाजन किया और संख्या कितनी है ना। तो अलग अलग अपन जनरली किस पे बात करेंगे, यहाँ पे अपन दर्शनों को लेके चलेंगे, आयुर्वेद को लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पदार्थों की संख्या अनंत है, अपरिमेय, है ना। तो इसको अपरिसंख्य, अनंत का मतलब देखिए अपरिसंख्य भी लिखा मिलेगा, अनंत मिलेगा और अपरिमेय।
है ना। जनरली आप जैसे चरक संहिता जैसे ग्रंथों में देखोगे तो अपरिसंख्य बोलते हैं, है ना, अपरिसंख्य। तो ये धीरे धीरे चलते रहोगे तो ये चीजें पता चलती रहेंगी कि पदार्थों की संख्या अनंत है, अपरिमेय है। ठीक है। अपरिमिता चय पदार्थ है, तो वही बात है, सुश्रुत उत्तर स्थान का है ये कि अपरिमिता चय पदार्थ है। संसार में जितनी वस्तुएं हैं उतने पदार्थ हैं। प्रत्येक दर्शन ने अपने अपने मतानुसार एवं सुविधा अनुसार पदार्थों का विभाजन एवं उनकी संख्या का निर्धारण अलग अलग ढंग से किया है। ठीक है। तो अभी अपन आगे बात करेंगे कि कौन से दर्शन ने कितने पदार्थ माने हैं, उनका वर्णन आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं आयुर्वेद के मतानुसार। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आयुर्वेद के मतानुसार कि आयुर्वेद वैशेषिक दर्शन का अनुसरण पदार्थों के विभाजन एवं संख्या निर्धारण के संबंध में करता है। मैंने कहा था कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो न्याय दर्शन और एक वैशेषिक दर्शन। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लिखा है कि आयुर्वेद क्या करती है, वैशेषिक दर्शन का अनुसरण करती है पदार्थों के विभाजन में। तो आयुर्वेद जिसका अनुसरण करती है वो अपने लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। देखिए कि चरक ने वैशेषिक दर्शन का अनुसरण करते हुए ही पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है। कौन सा है, सत्य और असत्य, मतलब भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। आप ये पढ़ोगे जब अपन चरक सूत्र स्थान पढ़ेंगे कि द्विविधम एव खलु सर्वम सत्य असत, है ना, ये सत्य और असत है। ठीक है, सच असच, सत्य और असत है। ठीक है। तो भाव और अभाव पदार्थ तो दो बातें हैं कि सत्य या फिर अपन कहें भाव पदार्थ वे हैं जिनमें होने का भाव पाया जाए, और असत वो है अभाव पदार्थ जिनमें न होने का भाव पाया जाए। देखिएगा इसको भी अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है। तो ये पहली बात होगी कि भाव और अभाव पदार्थ, सत्य और असत पदार्थ, दो पदार्थ बताए हैं। ठीक है। कि उदाहरण के लिए कि बैल का सींग का होने का भाव सत्य है और गधे के सिर पर सींग न होने का भाव क्या है, असत है। अब जब आप ऐसे पढ़ोगे बैल का सींग गधे के सींग नहीं होना, तो इससे आप मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन तो भाई आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। और आयुर्वेद क्यों पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद अपन चिकित्सा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो अपने को यहां से कम ये चीज समझ में आनी चाहिए ना कि चिकित्सा में इसका क्या रोल है। अब बैल के सींग है गधे की नहीं है, इससे चिकित्सा से कोई वो थोड़ी है। क्यों ये लाइनें कहां से ली गई हैं, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये लाइन दर्शनों से ली गई है। जैसे ये कह रहा है कि भाई वैशेषिक दर्शन के अनुसार चीजें ली गई हैं, तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है। चिकित्सा की दृष्टि से देखिए थोड़ा देखते हैं, तो ये कह रहा है कि भाई अब जैसे अपन जनरली थोड़ा जानते हैं कि वात पित्त कफ और तीन दोषों की बात अपन करते हैं, है ना। बहुत हल्का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे बस थोड़ा सा। अब ये कह रहा है कि भाई जैसे मान लीजिएगा आपको कोई भी डिजीज होती है। ठीक है। सत्य और असत्य, भाव और अभाव का मतलब क्या है। ठीक है। भाव का मतलब होता है कोई चीज है, और अभाव का मतलब होता है कोई चीज नहीं है। ठीक है। देखिए भाव का मतलब कोई चीज है, मान लीजिए आपने कुछ खाया, आपने अपथ्य खा लिया। अपथ्य खाने का मतलब ऐसी कोई चीज जो आपके लिए ठीक नहीं थी वो आपने सेवन कर लिया। बहुत सारा बाहर से कुछ फास्ट फूड समोसा खा के आ गए, और उसकी वजह से क्या हो गया, आपका पेट गड़बड़ हो गया, आपके पेट की कोई डिजीज हो गई। तो ये क्या हुआ, ये आपने कोई भाव पदार्थ खाया, मतलब कोई ऐसा पदार्थ खाया जो वास्तव में था, है ना, और उसकी वजह से क्या हुआ, आपका पेट गड़बड़ हो गया। ठीक है। तो ये पहली चीज हो गई। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि आपने कुछ खाया उससे आपको डिजीज हो गई। अब बात करते हैं अभाव की। अभाव मतलब कुछ नहीं हो, कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपने आज और कल आपने नहीं खाया खाना, उससे भी आपको कोई ना कोई डिजीज होगी। तो आप भूखे रह रहे हो तब भी तो आपकी डिजीज होगी, नहीं खाने की वजह से भी, आपने कुछ भी नहीं खाया है ना, अभाव पदार्थ कुछ भी नहीं लिया है और फिर भी आपको डिजीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये अभाव पदार्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार से अपन बात करते हैं। मान लीजिए आप औषधि ले रहे हो, आपको कोई डिजीज हो गई और आपने औषधि ली, तो औषधि लेने से क्या हुआ, आपका ट्रीटमेंट हो गया। मैं कह रहा हूं कि मान लो जनरली किस में देखा जाता है, ज्वर में देखा जाता है। ज्वर में होता क्या है, फीवर जो होती है उसमें होता क्या है, जो अपनी जठराग्नि होती है ना, वो शरीर जो आमाशय से बाहर आ जाती है। कहने का मतलब जठराग्नि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। भाई बुखार हो जाती है उस समय भूख कम लगती है, तो उसमें क्या है, ज्वर की बात अगर अपन करें तो उस समय अग्नि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। और अग्नि मंद हो जाए तो आप लंघन कर लो। लंघन मतलब क्या हो गया, आप कुछ भी मत खाओ। ज्वर की बेस्ट चिकित्सा लंघन होती है। आपके ज्वर हो गया, आप लंघन कर लीजिए, आप ठीक हो जाओगे।
है ना। तो लंघन का मतलब क्या है, आपने अभाव पदार्थ, मतलब आपने अभाव किया है, जो खा रहे थे उसको नहीं खा रहे हो, और उससे क्या हो रही है, चिकित्सा हो रही है, तो वो अपने आप में एक पदार्थ है, मतलब उससे ठीक तो हो रहे हो ना आप। तो इसलिए इसको कहा है भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। ठीक है, तो जिनमें न होने का भाव पाया जाए। ठीक है, तो ये बैल के सींग और गधे के सिर पर सींग का नहीं होना, ये आपको उदाहरण के लिए लिख देना है। ठीक है, समझ रहे हो आप बातों को वैसे। इसके बाद है वैशेषिक दर्शन में मात्र भाव पदार्थों का वर्णन प्राप्त होता है जो कि संख्या में 6 है। कहा है कि भाई वैशेषिक दर्शन ने सिर्फ भाव पदार्थ माने, इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। ठीक है, वैशेषिक दर्शन ने सिर्फ भाव पदार्थ माने हैं, कि द्रव्य द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय याद रखने हैं, और इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। चरक संहिता में जब आओगे तो उन्होंने भी भाव पदार्थ यही बताए हैं, लेकिन उन्होंने जो सीक्वेंस बताया वो बताया सामान्य विशेष। ठीक है, सामान्य विशेष, फिर उन्होंने बताया गुण, उसके बाद बताया द्रव्य। ठीक है, और उसके बाद बताया उन्होंने कर्म, और उसके बाद बताया है समवाय। ये किसने बताया, ये आचार्य चरक ने बताया है। ठीक है, जब चरक संहिता का पहला ही चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें ये सीक्वेंस मिलेगा। और वैशेषिक दर्शन का सीक्वेंस क्या है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये भी अपन वापस देखेंगे वहां पे। ठीक है, इसके बाद देखो न्याय दर्शन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा है देखिए कि न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थ दो तरह के होते हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। न्याय दर्शन ने अभाव माना है, हालांकि वैशेषिक ने क्या कहा है, मात्र भाव पदार्थों का ही वर्णन किया है वैशेषिक ने। ठीक है, लेकिन न्याय दर्शन किसको मानते हैं, अभाव को भी मानते हैं, जो मैं अभी बात कर रहा था ना, लंघन करना खाए, उसको मानते हैं न्याय दर्शन। ठीक है, अब देखिएगा, अब न्याय दर्शन ने कितना भाव माने, और भाव पदार्थ कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना, 3 ये, मतलब 6 ये हो गए, और एक अभाव। तो न्याय दर्शन ने कितने माने भाई, कितने पदार्थ माने, 7 पदार्थ माने। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे भाई, वैशेषिक दर्शन ने 6 माने हैं, चरक ने 6 माने हैं, भाव पदार्थ पदार्थों की बात करें तो। और इसकी बात करें अगर अपन न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन ने पदार्थ 7 माने हैं, एक अभाव हो गया और 6 कौन से हो गए, भाव पदार्थ हो गए। ठीक है, तो 7 माने हैं। अब न्याय दर्शन, न्याय अपने को न्याय कब चाहिए भाई, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, अपने को सातों दिन ही न्याय चाहिए ना, तो 7 है ना, तो ये यहां से 7 याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद देखो कि न्याय दर्शन ने उपरोक्त 6 भाव के अतिरिक्त अभाव नामक 7वां पदार्थ माना है, किंतु वैशेषिकों ने अभाव को नहीं माना है। ठीक है, देखिए इसके बाद अपन थोड़ा भाव पदार्थों की बात करते हैं कि भाव पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कैसे देखेंगे। कि सबसे पहले भाव पदार्थ द्रव्य की बात करें कि द्रव्य क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कि ये नित्य भाव पदार्थ है, जो क्रिया और गुण का आधार तथा कार्य द्रव्यों का समवाय कारण होता है। समवाय का मतलब होता है हमेशा रहना, है ना, उसके साथ पक्का ही रहेगा, है ना, उसको बोलते हैं समवाय। कि जो क्रिया और गुण के आधार, भाई द्रव्य किसको बोलते हैं, द्रव्य का मतलब क्या हो गया, आप कोई भी औषधि ले रहे हो, टेबलेट ले रहे हो, उसी को द्रव्य बोलते हैं। अब उसमें एक तो गुण होगा, ठीक है, उसमें गुण होगा और उसका कोई फंक्शन होगा, कोई भी औषधि होती है उसके कुछ तो गुण होते हैं और कोई उसका फंक्शन होगा। तो क्या कह रहा है कि क्रिया और गुण का आधार तथा कार्य द्रव्यों का समवाय कारण है, और वो कोई कर्म भी करता है। ठीक है, तो वो एक ही बात हो गई, क्रिया और गुण, है ना, तो उसका गुण होगा और उसका कोई क्रिया होगा। ठीक है, उनका क्या है, वो समवाय कारण है। तो ये भी अपन जब और पढ़ेंगे आगे तो पढ़ेंगे, एक बार आप समवाय से समझ लीजिए कि हमेशा साथ साथ रहना, उसी को समवाय बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी तेज जल आदि महाभूतों के परमाणु, और अपन जानते हैं भाई पंच महाभूत होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, पृथ्वी की बात की है, उदाहरण के लिए पृथ्वी को ले रहा है। भाई पृथ्वी के महाभूत का मतलब क्या है भाई, कोई पत्थर कंकड़ हुआ, तो उनके जो परमाणु है वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। कहीं भी आप अगर पृथ्वी की बात करते हो, जल की बात करते हो, उसके जो एटम्स है वो हमेशा ही उसके साथ रहेंगे। अगर वो ही अलग अलग हो जाएंगे तो फिर तो वो रहेगा ही नहीं ना, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये उदाहरण लिया है, तो इनके परमाणु हमेशा इनके साथ कैसे रहते हैं, समवाय संबंध में रहते हैं। गुण की बात करते हैं, गुण के लिए क्या कहा है कि समवाय संबंध से द्रव्य के आश्रय में रहने वाली वह नित्य पदार्थ है जो स्वयं गुणहीन और निष्क्रिय होता है। भाई इसका मतलब ये है कि जो गुण होता है ना, उसका खुद का कोई गुण नहीं होता है ना। आगे अपन गुण पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार से, गुरुवादी गुण होते हैं, है ना, परादी गुण होते हैं, वो सारे अपन पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे याद रखें, जो गुण होता है, गुण का खुद का कोई गुण नहीं होता, है ना। अब सुंदर होना एक गुण है,
लेकिन सुंदर कोई सुंदर का गुण कुछ भी नहीं है, है ना। सुंदर होना एक गुण है, सुंदर का कोई गुण नहीं है, समझ रहे हो। तो ये हो गया। तो गुण जो होता है वो गुणहीन होता है, गुण का गुण नहीं होता है। ठीक है। दूसरी चीज, समवाय संबंध में द्रव्य के आश्रय, अपन ने ऊपर कहा भाई द्रव्य होगा उसमें क्या होगा, गुण होगा, है ना। तो द्रव्य के साथ क्या रहता है, समवाय संबंध में रहता है ना। द्रव्य का गुण होगा ही। इसके बाद देखिए उदाहरण क्या है, रूप रस संख्या विभाग आदि, ये गुण है ना। और अपन देखेंगे। इसके बाद अगला आता है कर्म। द्रव्य के अधीन रहकर क्रिया या परिवर्तन के रूप में व्यक्त होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। अब ये अपनी समझ में आ रहा है भाई कर्म क्या होता है। देखिए उदाहरण लिया, ऊर्ध्वगमन, अधोगमन, प्रसरण आदि। तो ये कर्म की बात होती है। ठीक है। अलग अलग होते हैं, जैसे पंचकर्म अपन पढ़ते हैं, कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो अपन ने लिए और उनसे कोई ना कोई क्रिया होती है शरीर में। ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, कर्म बोल दिया। आगे आता है सामान्य। सामान्य का क्या है भाई, वह पदार्थ है, सामान्य क्या है, वह पदार्थ है जिसकी उपस्थिति के कारण एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी वस्तुओं को एक ही नाम से पुकारा जाता है, इसको बोलते हैं सामान्य। और विशेष होता है जो अलग हो। ठीक है। तो देखिए अभी एक साथ पढ़ते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणुओं में पाए जाने वाला वह पदार्थ जिसकी वजह से उनके अस्तित्व का अलग अलग बोध होता है। ठीक है। कि कह रहा है भाई जो सभी चीजों को एक जैसा बनाती है उसको तो बोलते हैं सामान्य। सामान्य मतलब कॉमन, और विशेष मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक। ठीक है। अब कह रहा है भाई पृथ्वी और जल में क्या स्पेसिफिक है, जो इन दोनों को अपन, एक को तो पृथ्वी बोलते हैं एक को जल बोलते हैं, उसको तो बोलते हैं विशेष। और सामान्य क्या हो गया, मनुष्यत्व। उदाहरण लिया देखिए, मनुष्यत्व। ठीक है। यह सामान्य है जो प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है ना। मनुष्यत्व बता दिया, है ना। घटत्व बता दिया। इसमें देखना आप घड़े के उदाहरण बहुत देखोगे, आप जैसे पदार्थ विज्ञान पढ़ते रहोगे ना, घट के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, है ना, घड़े की। ठीक है। तो ये बता दिया भाई मनुष्यत्व, कि मनुष्य में क्या हो गया, मनुष्यत्व पाया जाता है। ठीक है। सब इसलिए सभी क्या है, कॉमन है, सामान्य है ना। इसका उदाहरण लिख देना भाई, मनुष्यत्व हो गया और एक घटत्व हो गया। भाई घटत्व में क्या होगा, सभी घड़े एक जैसे हैं तो वो घटत्व गुण उसमें क्या है, सेम सेम है। लेकिन अलग अलग लिख दे मनुष्यत्व और घटत्व, कि मनुष्य को घड़े से, जो घट से अलग बनाता है वो क्या हो गया, विशेष हो गया। पृथ्वी को जल से अलग बना रहा है, तेज को वायु से अलग बना रहा है, तो वो क्या हो गया, विशेष हो गया। ठीक है। समवाय की बात करते हैं। पहले से संयुक्त दो वस्तुओं के बीच पाया जाने वाला ऐसा संबंध जिसे किसी भी स्थिति में तोड़ा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, समवाय कहते हैं। अपन पहले ही बात करते आ रहे हैं, तो हमेशा के लिए उसके साथ रहे। ठीक है। वो क्या होता है, समवाय। कि घट और घटत्व का संबंध हो गया। अग्नि और दाहकता का संबंध, भाई अग्नि है तो आग रहेगी, अग्नि में से जो तपन होती है, दाह होती है, उसको अलग थोड़ी कर सकते हो। ठीक है। जल से शीतलता अलग थोड़ी कर सकते हो। भाई कहीं आग लगी हुई है और उसमें आप अगर उष्ण जल भी डालोगे, गर्म पानी भी उसमें डालोगे तो आग तो बुझेगी ना। तो कहने का मतलब जल में क्या होती है, शीतलता, और अग्नि में दाहकता, है ना। तो ये क्या होती है, समवाय संबंध होता है। इसके बाद देखो, भाव के बाद में अभाव पदार्थ आ जाता है। ठीक है। अभाव पदार्थ, भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभाव इतना नहीं। अभाव आप यहीं पढ़ रहे हो, इसके अलावा इतना कहीं देखने को नहीं मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है, कि जिस विषय का ज्ञान प्रतियोगी उसके विरोधी के ज्ञान के अधीन हो उसे अभाव कहते हैं। भाई अभाव खुद तो कुछ है ही नहीं ना, दूसरा है। मान लीजिएगा यहाँ पे कोई कोई चीज पड़ी है, ये तो हो गया भाव, और इसको उठा लिए, ये अब यहाँ पे नहीं है, तो इसका नहीं होना अभाव हुआ, है ना। मतलब उसका अभाव का खुद का कोई गुण नहीं है। ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, कि प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन हो, अर्थात किसी वस्तु का न होना या उसकी अनुपस्थिति क्या कहलाती है, अभाव कहलाती है। ठीक है। अब अभाव का देखिए, अभाव के दो भेद होते हैं, एक तो होता है संसर्गा भाव और दूसरा होता है अन्योन्या भाव। ठीक है। देखिए दोनों चीजें अपन समझेंगे कैसे, कि सबसे पहले कह रहा है संसर्ग अभाव। संसर्ग अभाव में देखिए क्या कह रहा है, इसका अर्थ है संसर्ग विरोधी अभाव। संसर्ग विरोधी मतलब देखिए दो नाम आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलता है संसर्ग और एक मिलेगा सन्निपातज। सन्निपात, है ना। परेशान नहीं होना है, चीजें आराम से याद हो जाएंगी, है ना। तो संसर्ग का मतलब होता है दो का, है ना, दो का संयोग होना। सन्निपात का मतलब होता है तीन का संयोग होना। यहाँ पे मैं संसर्ग को समझाने के लिए बता रहा हूँ, वास्तव में जो संसर्ग और सन्निपात जो आयुर्वेद में आप पढ़ोगे, इसमें होता है जैसे वात कफज व्याधि हो गई ना, तो इसको तो बोल दिया अपन ने, दो दोषों से मिलके हुई इसको तो बोलते हैं संसर्गज, और तीन से मिलके बनती है उसको कहते हैं सन्निपातज।
वात पित्त कफ से, तीनों से मिलकर बनती है, उसको क्या कहते हैं? सन्निपातज रोग। यहाँ पे संसर्ग, संसर्ग का मतलब है संयोग होना, मतलब दो चीजों का संयोग हो रहा है लेकिन उसके विरोधी, है ना। तो देखिए अभी अपन समझेंगे कि दो चीजों का संयोग होने से कोई चीज बन सकती थी, लेकिन क्या कह रहा है? संसर्ग विरोधी, उनका संयोग नहीं हुआ इसलिए उसका अभाव हो गया। देखिएगा इसके तीन जो है फर्दर जो है डिवीजन होते हैं कि प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अत्यंता भाव। ठीक है, तीन डिवीजन बताए हैं कि सबसे पहले प्राग भाव की बात की है। प्राग भाव मतलब पहले, कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होने से पहले उसका अभाव, अर्थात उसका न होना प्राग भाव कहलाता है। भाई उत्पत्ति से पहले, जैसे कि घड़े के बनने से पहले उसका ना होना। मैंने कहा घड़े का एग्जांपल बहुत मिलेगा। घड़े के बनने से पहले, भाई घड़ा कैसे बना? मिट्टी और पानी के संयोग मान लीजिए, या फिर मिट्टी और अग्नि का संयोग मान लीजिए। किन्हीं दो चीजों का संयोग होगा तभी तो घड़ा बनेगा ना। तो वो नहीं बना है, तो मिट्टी अलग पड़ी है, पानी अलग पड़ा है, इन दोनों का संयोग हुआ नहीं है ना। कुम्हार ने बनाया नहीं है तो उनका क्या नहीं हुआ? संसर्ग नहीं हुआ, उनका संयोग नहीं हुआ, तो घड़ा नहीं बना। तो बाद में तो बन जाएगा, लेकिन प्राग भाव मतलब बनने से पहले का भाव। दूसरी चीज देखिए समझ में आएगा, हमारे पैदा होने के पूर्व हमारा न होना। भाई हम कैसे बने? भाई स्पर्म और ओवम के संयोग से बने, लेकिन वो संयोग हुआ नहीं, तो जब अपन नहीं थे उस केस में हमारा अभाव था, उसको क्या कहा जाता है? प्राग भाव कहा जाता है। ठीक है। परध्वंस अभाव, परध्वंस अभाव का मतलब क्या होता है? कि किसी वस्तु के नष्ट या समाप्त हो जाने के बाद उसका अभाव। व्यक्ति है भाई, मनुष्य है, मृत्यु हो गई तो उसके उसके बाद उसका क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? परध्वंस। परध्वंस, परध्वंस मतलब नष्ट हो जाना, है ना। घड़ा है, टूट गया है ना, उसके बाद अभाव हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? परध्वंस अभाव। तीसरा है अत्यंत अभाव। ठीक है, अत्यंत अभाव मतलब हमेशा ही अभाव, कि किसी भी वस्तु का पूर्ण अथवा सार्वकालिक अभाव क्या कहलाता है? अत्यंत अभाव कहलाता है। कि अग्नि में शीतलता का अभाव, भाई हमेशा के लिए अभाव है, अग्नि में शीतलता कभी नहीं आएगी, हमेशा क्या रहेगी? दाहकता जो है वो समवाय संबंध से है उसके साथ, तो हमेशा क्या रहेगी? दाहकता ही रहेगी, शीतलता हमेशा ही उसका अभाव रहेगा, शीतलता का। अगला आता है, दूसरा पॉइंट है अन्योन्य भाव, है ना। अन्य में अन्य का भाव, तो अन्योन्य अभाव। ठीक है। देखिएगा कि दो वस्तुओं की पारस्परिक भिन्नता अथवा उनमें तादात्म्य में संबंध का अभाव अन्योन्य भाव कहलाता है। देखिए अन्योन्य भाव का मतलब ये है कि किसी एक में दूसरे का अभाव होना। जैसे देखिए बहुत अजीब सी एग्जांपल है, पढ़ लीजिए कि गाय घोड़ा नहीं है। कि गाय तो गाय, गाय में घोड़ा नहीं है, तो गाय में घोड़ा, तो मतलब एक अन्य हो गई और उसमें अन्य का अभाव होना। गाय अन्य है और उसमें अन्योन्य का भाव, है ना। अन्य में अन्य का, गाय में घोड़े का अभाव, कुर्सी में टेबल का अभाव। कुर्सी तो कुर्सी है, टेबल थोड़ी है। तो कुर्सी टेबल नहीं है, गाय घोड़ा नहीं है, घटपट नहीं है ना। तो ये क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखिएगा अपन ने शुरू में बात की तो आयुर्वेद के अनुसार अपन बात की थी, और उसमें अपन ने भाव पदार्थ और अभाव पदार्थों की बात की, तो ये अपनी पूरी हुई है। और अपन टॉपिक पढ़ रहे थे कि जो पदार्थों का विभाजन जो है अलग अलग दर्शनों ने कैसे किया, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो आयुर्वेद वाला था। इसके बाद कुछ और है थोड़े से, वो अपन और देख लेते हैं। देखिएगा आप दर्शन पढ़ोगे तो सारे आएंगे, है ना, तब देखेंगे। देखिए सबसे पहले न्याय दर्शन की बात की, तो न्याय दर्शन ने क्या भाई? कुल 7 पदार्थों को माना है, जिसमें 6 तो क्या भाव पदार्थ है और 7वां क्या हो गया? अभाव पदार्थ हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 7 पदार्थ, और सातों के नाम पता होना चाहिए। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, तो ये टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है। इसी प्रकार सांख्य मतानुसार, ये क्वेश्चन सांख्य का पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन ने कितने तत्व माने हैं। तो सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने हैं, और 25 तत्व कौन कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए। देखिए क्या है? पुरुष, प्रकृति और बुद्धि। ठीक है, पुरुष, मूल प्रकृति और बुद्धि, तो तीन चीजें याद रखनी है, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि। ठीक है। अहंकार, एकादश इंद्रिया। अब एकादश इंद्रिया कौन सी होती है भाई? 5 तो ज्ञानेंद्रिया होती है और 5 जो है वो कर्मेंद्रिया होती है। ठीक है। और एक क्या होती है? मन, उभय इंद्रिय होती है। तो कितनी हो गई? एकादश इंद्रिय हो गई। ठीक है। इसके बाद में पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं क्या होती हैं? याद कर लेना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंच तन्मात्राएं होती है। इसके बाद है पंच महाभूत को, और इसके अलावा क्या हो गए? 5 महाभूत। तो 5 ये हो गई, 5 तन्मात्राएं हो गई, 11 क्या हो? एकादश इंद्रिया,
और ये चार हो गए, पुरुष, प्रकृति, महत और अहंकार, ये चार हो गए, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार। तो 4, 11, 4, 15, 5, 20, 5, 25। ठीक है, तो ये टोटल कितने, सांख्य दर्शन ने कितने तत्व माने हैं? 25 तत्व माने हैं। आगे आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है योग दर्शन ने कितने माने? योग दर्शन ने 26 माने हैं। 25 तो वही माने जो सांख्य दर्शन, और 26 तत्व क्या है? ईश्वर को मानता है। तो 25 तो ये हो गए, और एक और कौन हो गया? ईश्वर, 26 हो गए। ठीक है, जैन दर्शन अनुसार तो जैन कितने को मानते हैं? 7 पदार्थ मानता है, बस नाम पढ़ लीजिएगा, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेदांत मतानुसार 2 पदार्थ, आत्म रूप और अनात्म रूप। मीमांसा के अनुसार कितने हो गए? 8 पदार्थ हो गए, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य और संख्या। तो इस प्रकार एक दो आपको और भी, जब आप बुक में देखोगे तो एक दो और मिल सकते हैं, लेकिन जनरली यही जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये अपना जो पदार्थ विज्ञान का जो बेसिक परिचय था कि पदार्थ विज्ञान वास्तव में क्या है, और उसके जो अपने कुछ आधारभूत कंसेप्ट थे उनकी अपन ने बात की, है ना। तो ठीक है, इसके बाद अपन दर्शनों की बात करेंगे, और इसके बाद क्रमवार अपन आगे से आगे अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।